काली और गोरी बहू की अंगूठी रस्म। कविता बहन, अब तो तुम गंगा नहा लो। तुम्हारे दोनों बेटों की शादी हो गई है। अब तो बस तुम जिंदगी भर आराम ही करना। दो दो बहुएं जो आ गई हैं तुम्हारी। हाँ सुनीता बहन, क्यों नहीं। वैसे कविता बहन एक बात बताओ, एक बेटे के लिए तो तुम इतनी सुंदर परी जैसी बहू लेकर आई हो और दूसरे बेटे के लिए तुम इतनी काली और बदसूरत बहू लेकर आई हो, ऐसा क्यों? क्या करूं बहना, मैं तो अपने दूसरे बेटे के लिए भी सुंदर और परी जैसी बहू लाना चाह रही थी, लेकिन इनकी वजह से मुझे इस काली लड़की से शादी अपने बेटे की करवानी पड़ी। पता नहीं इन्हें इस लड़की में ऐसा क्या पसंद आ गया जो इतनी काली और बदसूरत लड़की को हमारे घर की बहू बना कर ले आए। एक बार भी नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे। कविता, अगर तुम्हारी बकवास हो गई हो तो बहुओं का गृह प्रवेश करवाओ। कब से बहुएं चौखट पर ही खड़ी हैं। अपने पति के कहने पर कविता जल्दी से अपनी दोनों बहू का गृह प्रवेश करती है। कविता के बड़े बेटे रमेश की पत्नी शिवानी दिखने में काफी सुंदर और गोरी होती है, लेकिन वहीं छोटे बेटे सुरेश की पत्नी गीता दिखने में बदसूरत और काले रंग की होती है, जिस वजह से कविता और सुरेश दोनों ही गीता को नापसंद करते हैं। कविता के पति धर्म के कहने पर ना चाहते हुए भी सुरेश को गीता से शादी करनी पड़ती है, क्योंकि गीता धर्म के बचपन के दोस्त जगदीश की बेटी होती है। धर्म और जगदीश ने बचपन में ही गीता और सुरेश का रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन ये बात ना ही कविता को मंजूर थी और ना ही सुरेश को। लेकिन धार धर्म के आगे घर में किसी की भी नहीं चलती है, जिस वजह से दोनों को शादी के लिए हाँ करना पड़ता है। अब क्या बहू को टुकुर टुकुर करके देखती रहोगी या आगे की रस्म भी शुरू करोगी? कर तो रही हूँ, सब्र नाम की तो चीज ही नहीं है आप में। रमेश, तू और शिवानी बहू जाकर थोड़ी देर आराम कर लो, काफी थक गए होगे। तब तक मैं अंगूठी की रस्म की तैयारियां करती हूँ। सुरेश, तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है? तू भी गीता बहू को कमरे में ले जा। तुम दोनों भी थोड़ी देर आराम कर लो। मुझे नहीं रहना इसके साथ एक कमरे में। एक तो मेरी जबरदस्ती इस काली कलूटी से शादी करवा दी और अब मुझे इसके साथ एक कमरे में रहने को बोल रहे हो। आपकी जबरदस्ती की वजह से मैंने इससे शादी तो कर ली, लेकिन मैं कभी भी इसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं करूंगा, समझे आप? और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर सुरेश वहां से गुस्से में चला जाता है और बेचारी गीत रोती रह जाती है। गीता भले ही रंग में काली और चेहरे की बदसूरत होती है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी लड़की होती है, जिस वजह से वो इन सारी चीजों को सुनकर भी कुछ नहीं बोलती। थोड़ी देर में अंगूठी की रस्म शुरू हो जाती है। कविता शिवानी और रमेश के लिए एक बड़े से सुंदर बर्तन में बहुत सारा दूध और गुलाब के फूल लाकर उनके सामने रख देती है। बर्तन में मैंने एक अंगूठी डाली है और तुम दोनों को वो अंगूठी ढूंढनी है। जिसने भी वो अंगूठी ढूंढ ली वो अंगूठी उसकी ही हो जाएगी, ठीक है? जब कविता सुरेश और गीता के लिए किचन में दूध लाने जाती है तो उसे दूध नहीं मिलता है। दूध खत्म हो जाने की वजह से कविता को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता। अब मैं क्या करूं? दूध तो खत्म हो गया और कोई है भी नहीं जो जाकर दूध लेकर आए। इस कल्लू माई के साथ मेरा बेटा तो अंगूठी ढूंढेगा नहीं। एक काम करती हूँ, पीछे आंगन में गाय का गोबर और कीचड़ रखा हुआ है, वहीं लाकर रख देती हूँ। वैसे भी इस काली की जितनी औकात है, इसे इतनी ही औकात में रखना चाहिए। इतना कहकर कविता अपने घर के पीछे वाले आंगन में जाकर वहां से बहुत सारा गोबर और कीचड़ लाती है और बर्तन में रख देती है और बर्तन को ले जाकर गीता के सामने रख देती है। ये ले, इस बर्तन में मैंने अंगूठी डाली है, इस बर्तन में हाथ डालकर वो अंगूठी निकाल ले। ये तो कीचड़ और गोबर है, मैं इसके अंदर हाथ कैसे डालूं? ये रस्म तो दूध और गुलाब के साथ होती है ना? हाँ, ये रस्म दूध के साथ होती है, लेकिन तू उस लायक नहीं है जो मैं तेरे ऊपर इतना दूध बर्बाद करूं, समझी? तेरी जितनी औकात है मैं तुझे उसी औकात में रखूंगी। अब बहस करने की कोई जरूरत नहीं है, रस्म शुरू हो गई है, अंगूठी ढूंढना शुरू कर। गीता रोते हुए उस कीचड़ और गोबर से भरे हुए बर्तन में अंगूठी ढूंढने लगती है और दूसरी तरफ शिवानी और रमेश दूध के अंदर अंगूठी ढूंढना शुरू करते हैं, जिसे देखकर कविता बहुत खुश होती है। लेकिन कविता को गीता के आंसू दिखाई नहीं देते। ऐसे ही शादी को अब 1 महीना गुजर जाता है, लेकिन कविता और सुरेश का बर्ताव गीता के लिए एक सा ही रहता है। सुरेश और गीता को देखकर शिवानी भी अब गीता के साथ उसके काले रंग को लेकर बुरा बर्ताव करती है। गीता, ये लो साड़ियाँ हैं, इन्हें प्रेस कर दो। और हाँ, याद रखना, ये काफी सुंदर और महंगी साड़ियाँ हैं, इन्हें जला मत देना अपने इस काले रंग की तरह। जी भाभी, आप इन्हें यहाँ रख दो, मैं कर दूंगी। शिवानी के जाते ही गीता शिवानी की साड़ियों को बड़े ध्यान से प्रेस कर रही होती है।
तभी गीता को किचन में से कुकर की सीटी की आवाज आती है, जिस वजह से गीता गलती से प्रेस को साड़ी पर रखकर किचन में चली जाती है और देखते ही देखते साड़ी जल जाती है। जब गीता वापस आती है तो साड़ी को जला पाकर काफी डर जाती है। तभी वहाँ शिवानी भी आ जाती है। अरे करम जली, तूने मेरी साड़ी को जला ही दिया। प्रेस नहीं करना था तो मना कर देती, लेकिन साड़ी जलाने की क्या जरूरत थी? अरे मुझे नहीं पता था कि तू मुझसे और मेरी खूबसूरती से इतना जलती है कि तू जलन में मेरी साड़ी ही जला देगी। क्या हुआ शिवानी बहू? देखिए ना माँ जी, इतनी महंगी और सुंदर साड़ी जला दी। मेरी साड़ी को बिल्कुल अपनी तरह काला कर दिया। अब मैं साड़ी कैसे पहनूं? ये साड़ी मैंने जानबूझकर नहीं जलाई है, ये मुझसे गलती से जल गई है। मैं जानती हूँ तुम मेरी बहू से जलती हो, क्योंकि तू मेरी बहू जितनी सुंदर और खूबसूरत नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन ध्यान रख, अगर आइंदा तुझसे गलती हुई ना तो तेरी शक्ल तो किसी लायक है नहीं, तेरे हाथ पैर भी किसी के लायक नहीं बचेंगे, समझी? इतना कहकर कविता और शिवानी वहां से चली जाती हैं। कविता शिवानी की बात सुनकर गीता को बहुत रोना आता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन शिवानी और गीता का बर्ताव बिल्कुल भी नहीं बदलता। एक दिन शिवानी के घर कुछ सरकारी कर्मचारी आते हैं। धर्म जी, हम सरकारी कर्मचारी हैं। जांच के बाद हमें यह पता चला है कि आपका घर जहां बना है वो सरकारी जमीन है, इसलिए आपको ये घर खाली करना पड़ेगा। हमें आज ही इस घर को तोड़ने का ऑर्डर मिला है। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो ऑफिसर, ये जमीन मैंने खुद खरीदी है, सारे पेपर भी सही हैं, ये कोई सरकारी जमीन नहीं है। आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप ये पेपर देख लीजिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये सरकारी जमीन है। ऑफिसर्स की बात सुनकर सारा परिवार दंग रह जाता है और दुखी हो जाता है। तभी वहाँ गीता आती है और उन सरकारी पेपर्स को पढ़ने लगती है। ये पेपर्स तो नकली हैं, ये कोई असली पेपर नहीं है। पिताजी, ये लोग कोई सरकारी ऑफिसर नहीं है, बल्कि ये लोग तो फ्रॉड हैं। आप जल्दी से पुलिस को कॉल कीजिए। गीता के इतना कहते ही धर्म जल्दी से पुलिस को कॉल करता है और पुलिस आकर उन दोनों फ्रॉड ऑफिसर्स को पकड़ लेती है। पुलिस की जांच के बाद सबको ये पता चलता है कि सच में वो दोनों सरकारी ऑफिसर नहीं हैं, बल्कि फ्रॉड इंसान हैं। आज गीता का सारा परिवार घर से बेघर होने से बच जाता है, जिसे देखकर अब कविता और शिवानी को अपनी गलती का पछतावा होता है। गीता बहू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे काले रंग को लेकर तुझे हमेशा परेशान किया और ताने दिए। तेरी अंगूठी की रस्म भी मैंने गोबर और कीचड़ से करवाई, लेकिन आज तेरी वजह से ही हम लोग बेघर होने से बच गए हैं। हमें माफ कर दे। मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी कुछ कम गलती नहीं की है। तुम्हारा सबसे बड़ा गुनहगार तो मैं हूँ कि पति होने के बावजूद भी तुम्हारे काले रंग से मैंने नफरत की। मैंने हमेशा तुम्हारा काला रंग देखा, ना कि तुम्हारी इंसानियत। मुझे माफ कर दो। अपनी सास जेठानी को और पति को अपनी गलतियों का एहसास होता देख गीता बिना कुछ बोले उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब सारा परिवार गीता से बहुत अच्छा बर्ताव करता है और सभी लोग खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। प्राची अपनी 2 जेठानियों और सास के साथ रहती थी। उनके पति और ससुर शहर में काम किया करते थे, इसीलिए घर में बस ये 4 लोग ही रहते थे। प्राची की जेठानियां उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया करती थीं। प्राची, प्राची। जी जेठानी जी। ये क्या, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट भी तैयार नहीं किया है? जेठानी जी, वो मेरी माँ बीमार है, इसीलिए मैं उनसे बात कर रही थी। मैं अभी सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी बना, सारा मूड ऑफ कर दिया। कल्लू, जब से देवर जी ने तुझे ये फोन ला कर दिया है, तब से तू बस इसी में लगी रहती है। इसके आगे तो तुझे घर के काम भी दिखाई नहीं देते। दीदी, ऐसे क्यों बोल रही हो? मैं तो कभी कभी ही इसे इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, तेरी जबान भी बहुत तेज हो गई है। काली माई, कहीं तो इस फोन से बिगड़ मत जाना। रुक, मैं तेरा इलाज करती हूँ। साक्षी ने प्राची के हाथ से फोन छीना और उसे जमीन में दे मारा। फोन के सभी उर्जे पुर्जे अलग हो गए। प्राची अपने टूटे हुए फोन के पास गई और उसे हाथ में लेकर रोने लगी। ये आपने क्या किया? ये मोबाइल फोन मुझे इन्होंने कितने प्यार से दिया था। तेरा यही इलाज था। अब देख तू सभी कामों को कैसे समय से पूरा करेगी। साक्षी ऐसे बोलती हुई अपने कमरे की तरफ जाने लगी और जाते जाते पलट कर बोली, और हाँ, काले रसगुल्ले मेरे पास अगले 10 मिनटों में मेरा नाश्ता आ जाना चाहिए, और वो भी प्याज के पराठे। ओके? बेचारी प्राची अपने टूटे हुए फोन को हाथ में लेकर रो रही थी। उसकी जेठानियां और सास उसके साथ ऐसा ही सलूक करते थे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे और अब पूर्वी के तीनों ही बहुएं प्रेग्नेंट हो चुकी थी।
इसी बीच पूर्वी अपनी बड़ी बहुओं का तो बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन बेचारी प्राची को वो कभी रहम या प्यार भरी निगाह से देखती तक नहीं थी। अरे प्राची बहू। जी सासू माँ। बहू, तेरी जेठानियों को प्याज के पराठे खाने का मन हो रहा है, और तू तो जानती ही है कि ऐसी कंडीशन में प्रेग्नेंट औरतों का कितना ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए तू जरा जाकर उनके लिए प्याज के पराठे बना दे। प्राची बेचारी उदास सी हो गई और उसने नीचे को ही गर्दन हिला दी। बेचारी प्राची भी प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसे उसकी ससुराल में अनदेखा किया जाता था। प्राची चुपचाप किचन की तरफ जाने लगी कि तभी पीछे से शीनम आई। अरे अरे, इधर कहाँ जा रही हो? पराठे बनाने जेठानी जी। पराठे तो तू बनाएगी, लेकिन गैस चूल्हे पर नहीं, बाहर मिट्टी के चूल्हे पर। लेकिन क्यों जेठानी जी? देखो ना माँ, ये मुझसे जुबान चला रही है। नहीं, मेरा मतलब गैस चूल्हे पर भी तो मैं बना सकती हूँ ना। नहीं, चूल्हे के पराठों का स्वाद ही अलग होता है, तो तुम जाकर चूल्हे पर ही पराठे बनाओ। अरे काली माई, बना भी दे। मेरी चांद जैसी बहू से इतना क्यों कहलवा रही है? लेकिन माँ, ऐसे गर्मी में काम करना मेरे बच्चे के लिए भी सही नहीं है। अरे भाड़ में जाए तेरा बच्चा। तेरा बच्चा चाहे जितना भी घर के अंदर रह ले, वो तो होगा तेरे ही तरह काला कलूटा ना। इसीलिए ज्यादा बहाने मत बना और जाकर चूल्हे पर प्याज के पराठे बना कर ला। अपनी सास की बातें प्राची के दिल पर बिल्कुल पत्थर की तरह लगी, लेकिन उसने अपने आंसुओं को छिपा लिया और वो अपनी जेठानियों के लिए धूप में पराठे बनाने चली गई। बेचारी प्राची ने किसी तरह मिट्टी के चूल्हे में आग लगाई और अपनी सास और जेठानियों को प्याज के पराठे बनाकर दिए। तुम भले ही काली कलूटी हो, लेकिन पराठे बड़े ही स्वादिष्ट बनाती हो। शुक्रिया। सभी पराठे खा रहे थे तो प्राची ने भी एक पराठा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि तभी, आहा, नहीं कर लो, तेरी जरा सी तारीफ क्या कर दी, तू तो पहाड़ पर चढ़ गई। तू हमारे साथ नहीं खा सकती है, कहीं तेरा परछावा अगर हमारे बच्चों पर पड़ गया तो हमारे बच्चे भी तेरी तरह काले कलूटे हो जाएंगे। प्राची की ये बातें सुनकर आंखें भर आईं। पूर्वी ने एक पराठा निकाला और अलग प्लेट में रखकर प्राची को दे दिया। ये ले, तू इस पराठे को अपने कमरे में जाकर खा लेना। प्राची ने प्लेट पकड़ी और वो अपने कमरे में आकर रोने लगी। किसी को भी घर में अभी उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं था। पूर्वी की दोनों बड़ी बहुएं गोरी, सुंदर और अमीर घरानों की थी, इसीलिए उन्हें कोई भी घर का काम नहीं आता था। तो वहीं दूसरी तरफ प्राची एक गरीब और काली लड़की थी, लेकिन वो घर के कामों में बहुत ज्यादा माहिर थी। इसीलिए पूर्वी सारे काम प्राची से ही करवाती थी और अपनी दोनों बड़ी बहुओं को बिल्कुल रानी की तरह रखती थी। यही सिलसिला जारी था। एक दिन प्राची खाना बना रही थी कि तभी उसकी सास के पास प्राची की माँ का फोन आया। ओहो, मेरा कितना अच्छा गेम चल रहा था, इसकी माँ ने फोन करके सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अरे काली, ओ काली। जी सासू माँ। ये ले, तेरी माँ का फोन है। प्राची ने फोन उठाया और वो अपनी माँ से बात करने लगी। प्राची की माँ बहुत ज्यादा बीमार थी। माँ, ये आप किस तरह बोल रही हो? बेटा, मुझे तेरी बहुत याद आ रही है, तू आजा। मैं आ जाऊंगी माँ, आप चिंता मत करो, मैं अभी आने की कोशिश करती हूँ। प्राची सभी कामों को छोड़कर अपनी माँ के पास जाने को निकल गई। घर में सारा काम आज ऐसे ही पड़ा हुआ था। उसके जाने के बाद, प्राची, मेरा अचार लेकर आना। अरे मेरा सलाद कहाँ पर है? अरे बहू, आज प्राची अपने मायके गई हुई है, उसकी माँ बहुत बीमार है, तो आज सारा काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। उस दिन सफाई से लेकर खाने तक सभी काम पूर्वी, साक्षी और शीनम ने ही किए। कामों को करके उन्हें अपनी नानी याद आ गई और एक ही दिन में प्राची की अहमियत भी। ये प्राची प्रेगनेंसी की हालत में ये सब कैसे कर लेती थी? हे राम, थका दिया। माँ, प्राची को बुला लो ना, उसके बिना तो इस घर का एक भी काम होना मुश्किल है। पूर्वी ने प्राची को फोन मिलाया और वापस आने को बोला। बहू, हमें माफ कर दे, हमने हमेशा ही तुझे पैर की जूती की तरह समझा, लेकिन आज हमें तेरी अहमियत समझ आ गई है। सिर्फ कुछ ही घंटों में तेरे बिना ये घर बिल्कुल उजड़ चुका है। तू जल्दी से घर लौट आ। माँ, मैं रात तक लौट आऊंगी। अब माँ की तबीयत भी थोड़ी सी सही है, तो बस उन्हें दवाई देकर मैं आ जाऊंगी।
चल अच्छा है बहू, तू जल्दी से आ जा, ये घर तेरे बिना घर नहीं है। प्राची रात तक वापस आ गई। तीनों सास और जेठानियों ने प्राची से माफी मांगी। हमें माफ कर दो प्राची, तुम्हारे बिना हमारा परिवार बिल्कुल अधूरा है और आज ये बात हमें समझ आ गई। मुझे भी माफ कर दो प्राची, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा और हमेशा तुम्हारे रंग की वजह से तुम्हें नीचा दिखाया, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ऐसी बातें कर करके और उल्टा हम लोग गिरते जा रहे थे जो हमें कभी महसूस नहीं हुआ। लेकिन आज हमारी आंखें खुल चुकी हैं, प्लीज हमें माफ कर दो। कोई बात नहीं जेठानी जी, अब तो आप सब कुछ समझ ही गई हो, तो आप इस तरह माफी मत मांगो। आपको एहसास हुआ, मेरे लिए यही बड़ी बात है। मेरी प्यारी बहू कितनी समझदार है। उस दिन के बाद से पूर्वी ने कभी भी अपनी बहुओं के बीच भेदभाव नहीं किया और सभी खुशी खुशी रहने लगे।